तो इसी को लेके मेरा अगला सवाल है सर, अगर नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, हम कई पुस्तकों की बात कर रहे हैं, तो फिर अगर हम इसमें करियर की भी बात कर रहे हैं, तो क्या फिर इसके लिए हमारे गवर्नमेंट से कोई लीगल फ्रेमवर्क है या फिर कोई गाइडलाइंस यहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाई? जी सर। यस सर, इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि इंडिया में केरला गवर्नमेंट ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइन होना चाहिए, जो 2011 में हुआ। उसके बाद कंज्यूमर मिनिस्टर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए समिति गठन किया और 9 सितंबर 2016 में इसके लिए गाइडलाइन बनाया गया। अभी इसमें 9 क्लॉजेस है। अगर इस इंडस्ट्री में हमको करियर करना है तो ये समझना भी जरूरी है और मैं बोलूँगा कि याद रखना भी जरूरी है, याद करना भी जरूरी है। तो 1 बाय 1 मैं बोलूँगा। पहला सबसे पहले दिया है वहाँ डेफिनेशन। देखिए, अभी तक हम काम कर रहे थे, लेकिन हम कौन है? हम कोई कंपनी में काम करते हुए कोई मेंबर बोलता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है, तो हमारा कोई नाम नहीं था। मतलब हम जो काम करें तो हमारा कोई डेफिनेशन नहीं था। जैसे एक डॉक्टर बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, एक इंजीनियर बोलता है कि मैं इंजीनियर हूँ, तो हम काम करते समय हमको ही मालूम नहीं था हम कौन है, क्यों कब कोई मेंबर बोल रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है। लेकिन इस गाइडलाइन में वहाँ डेफिनेशन दिया कि आप कौन हो, तो यू आर द डायरेक्ट सेलर, यू आर द लीगल पर्सन अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। मतलब पहली बार आपको रिकॉग्नाइज किया गया, तो आपको एक पहचान मिल गई। उसके बाद जैसे बोलते कंपनी को क्या बोलना है, तो उसको बोलना है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। तो ये डेफिनेशन इसमें डिटेल्स दिया है। सेकंड दिया है यहाँ पे कि कोई भी कंपनी, आज देखो मार्केट में क्या हो रहा था, कोई भी उठ रहा था, कोई भी कंपनी निकाल रहा था। एक डायरेक्टर है, इस कंपनी में केस में अटक गया, दूसरी कंपनी निकाल रहा था। लेकिन सेकंड क्लॉज में दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग ये बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या होना चाहिए, तो कोई भी उस कंपनी का की पर्सन या मैनेजमेंट का कोई भी आदमी लास्ट 5 साल में कोई भी केस में, मतलब उसके ऊपर लीगल कोई केस नहीं हुआ रहेगा। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे कंपनी बनाना ये आसान नहीं रहा। जो छोटी मोटी कंपनी नहीं रहेगी तो वहाँ पे कंपटीशन होगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, जो आपको बहुत अच्छा समझना है। वहाँ पे लिखा है कंडीशन टू कंडक्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंडक्ट करने के लिए, कंपनी कंडक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, तो उसमें लिखा है प्रोडक्ट शुड बी ओन, खुद का प्रोडक्ट होना जरूरी है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलूँगा कि 90% कंपनी दे डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स। 90% कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है। अभी वहाँ पे प्रोडक्ट्स ये वर्चुअल नहीं होना चाहिए। मार्केट में आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ कॉइन के पीछे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ज़्यादा टाइम नहीं, आने वाले 4-5 महीने में ये सब गायब होगा, क्योंकि वर्चुअल जो है ही नहीं वो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में नहीं चलेगा। मतलब जो कॉइन सिस्टम है वो नहीं चलेगा। उसके बाद वहाँ पे लिखा है कि जो प्रोडक्ट होता है वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, ओन मैन्युफैक्चर होना चाहिए और मैजिकल नहीं होना चाहिए। मैजिकल मतलब बहुत सारी कंपनी आती है, एक प्रोडक्ट होता है, वो बोलता है कि ऐसे ऐसा घुमाया तो उसमें से मतलब ब्रासलेट है, ये है मैजिकल, तो वो प्रोडक्ट भी नहीं चलेगा। देखो ये गाइडलाइन पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद चौथा जो पॉइंट दिया है कि हम डायरेक्ट सेलर है तो कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब लिखित कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसमें 5 नंबर जो दिया है सबसे बड़ा है कि जैसा कंपनी के लिए कंडीशन है वैसा हमारे लिए भी कंडीशन है। अभी तक कोई भी आदमी कुछ ना झूठा बोल के प्रोजेक्शन प्लान दिखा के बिजनेस कर रहा था, लेकिन 5वें क्लॉज में लिखा है कि कोई भी डायरेक्ट सेल उसका ऑब्लिगेशन, मतलब उसने गलत चीज़ नहीं बोलना चाहिए, उसने गलत कमिटमेंट नहीं देना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात वहाँ पे लिखी है। 6वें में बोलूँगा कि कंपनी का और डायरेक्ट सेलर का ये रिलेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब आप अगर कुछ करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल कंपनी का और आपका दोनों का रहेगा, ये रिलेशन अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह 7वां पॉइंट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि प्रोडक्ट लोग चिपकाते हैं, पुश करते हैं, वो प्रोडक्ट तो ले लेता है लेकिन बाद में देखता है अरे ये तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्वालिटी नहीं। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, 30 डेज में ये प्रोडक्ट आपको रिटर्न देना पड़ेगा। मतलब रिटर्न दे सकता है, कंपनी को पैसा रिटर्न देना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, तो जो प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है ये कंपनी, देखो मैं ये जो क्लॉज बोल रहा हूँ उसमें छोटी मोटी कंपनियां रहने ही नहीं वाली, बिकॉज वहाँ प्रोडक्ट रिटर्न देना पड़ेगा। सब रिटर्न देंगे तो कंपनी चलेगी नहीं जिसके पास क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद मैं आठवां जो मेन पॉइंट बोलूँगा कि वहाँ पे पिरामिड स्कीम, मतलब मनी सर्कुलेशन जो होता है, ये मनी सर्कुलेशन नहीं चलेगा। उसका एक क्राइटेरिया दिया है, तो ये मनी सर्कुलेशन पिरामिड स्कीम में क्या क्या प्रोहिबिशन है वो करना पड़ेगा। और लास्ट 9 नंबर का क्लॉज है, सबसे बड़ा है, जैसा कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने ये
इसका एक मैकेनिज्म बनाया, वैसा हर स्टेट गवर्नमेंट को भी है ये मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा और हर एरिया में नोडल ऑफिसर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, लास्ट 2 महीने पहले ये चालू हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले तैयार हो जाइए, आने वाले 3-4 महीने में ये हो सकता है ये गाइडलाइन इम्प्लीमेंट हो और उसमें नेटसर्फ ये सबसे अच्छी कंपनी है। क्या बात। जी सर। सर मैं कुछ कहना चाहूँगा इसके ऊपर। देखो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग समझने के लिए या जो गाइडलाइंस है वो समझने के लिए मैं एक आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। जी सर। ये कंसेप्ट है लॉक कंसेप्ट। अभी देखो कि हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो शायद घर पे लॉक लगा के आए होंगे। हम लोग घर पे लॉक क्यों लगाते? चोरों के लिए। नहीं दोस्तों, चोरों के लिए नहीं होता है। चोरों के लिए कभी भी लॉक नहीं होता है। देखो चोर है ना, चोर वो चोर है, वो आप लॉक लगाओ और कुछ लगाओ, कुछ सिस्टम लगाओ, चोरी करना है तो करेगा ही। सही है। वैसे ही हुआ क्या मालूम है क्या, वैसे ही हुआ क्या कि डायरेक्ट सेलिंग के जो गाइडलाइंस है वो आने के पहले ऐसे बहुत चोर पैदा हुए। हाँ, और उन्होंने क्या किया, कोई भी उठता है, कंपनी डालता है, पैसा हड़पता है और बाद में निकल जाता है। ये जो हुआ ना डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आने के बाद में, ये पहले बंद हुआ। आप देखो कि अभी लोग क्या कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के पहले क्या था, पहले इसको कोई भी मान मरातब नहीं था, कोई भी स्टेटस नहीं था, कोई भी पहचान नहीं थी, है ना। मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कौन करता था कि जिसको कुछ होता नहीं है वो डायरेक्ट सेलिंग करता था, ऐसा एक माहौल था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आने के बाद में आज हम सब लोगों को क्या मिला है, एक स्टेटस मिला है। क्या बात। एक रिकॉग्निशन मिला है, एक सम्मान मिला है। और मुझे लगता है सर कि इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखो डायरेक्ट सेलिंग आने के पहले ये बिजनेस कितना था, 8,000 करोड़ 10,000 करोड़, ज्यादा नहीं था, इतनी बड़ी लोक संख्या होने के बावजूद भी। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग आई ना, मुझे कहने में बहुत अभिमान होता है, स्वाभिमान होता है यहाँ पे कि यही बिजनेस 8-10 करोड़ का डायरेक्टली 18,000 करोड़ पे गया। और अभी सभी लोग यही कह रहे हैं कि इंडिया ये मार्केट बहुत बड़ा होगा और 2025 में यही बिजनेस 75,000 करोड़ तक जा सकता है। इतनी जबरदस्त ताकत यहाँ पे। मतलब डायरेक्ट सेलिंग के इस गाइडलाइन की वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ जो है ये होने वाला है। Yes. जी सर। रविकांत सर की बात को मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। जैसे बैंगलोर फेमस है ट्रैफिक के लिए, अगर बहुत ट्रैफिक है और स्क्वायर में चौक में सिग्नल्स नहीं है तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर सिग्नल प्लेस हो गए, अगर वहाँ पे पुलिस खड़ा है तो डिसिप्लिन आ जाएगा। तो ये इंडस्ट्री में भी गाइडलाइंस की वजह से डिसिप्लिन आया है। यहाँ पे अच्छा काम करने वाले जो लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि अच्छा काम करने वाले को रोका नहीं जाएगा और गलत काम करने वाले को ठोका जाएगा। क्या बात है। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे किरण सर ने बताया गाइडलाइन के बारे में, तो गाइडलाइन आने से पहले भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रहा था कि नहीं चल रहा था? चल रहा था। तो हम बात करें इंडिया में लगभग 5,000 से भी ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रहा था। लेकिन गाइडलाइन आज आ चुका है, 4 से 5 साल हो चुका है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पेपर क्या 5,000 कंपनी ने सबमिट किया? नहीं किया। अभी तक देखेंगे तो सिर्फ लगभग 475 कंपनी ने पेपर सबमिट किया। तो बाकी का कंपनी किधर गया? कुछ बंद हो गया और कुछ आपका ही आजू बाजू में पड़ा हुआ है जो चल रहा है। तो आपको खुद को गाइडलाइन पढ़ना चाहिए और आपका आजू बाजू में जो दूसरा कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उसको हाथ में गाइडलाइन पकड़ा दीजिए और उसको बताइए गाइडलाइन एक बार पढ़ ले, उसके बाद तू जो कंपनी में काम कर रहे हैं ना, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तू डिसीजन ले। बाद में मत बोलना मुझे पता नहीं था गाइडलाइन के बारे में इसलिए मैं गलत कंपनी में फंस गया। और आज और एक बात बताना चाहूंगा, जो गाइडलाइन आने के बाद भी नेटसर्फ का बिजनेस प्लान में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो मुझे तो ऐसा लगता है, क्या बात, मुझे तो ऐसा लगता है जो नेटसर्फ का बिजनेस प्लान देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन बनाया होगा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप सभी पैनलिस्ट का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए लीगल गाइडलाइंस बन चुकी है, वो जल्द ही उसका भी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। और देबू सर ने जैसे कहा कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल करियर करना है तो उसके लिए एक सही प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। और वो एकमेव प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है नेटसर्फ।